So today we are starting with bill of exchange. So first let us see what is your bill of exchange. So we know that when we go business, so in case of business transactions, so which are of sale and purchase. So these transactions are entered on a credit basis. So it means we can say that seller sells goods on credit, and this credit may be for 1 month, 2 months, 3 months, etc. Normally, this period is a credit period. So it may be in days also, 10 days credit, 15 days credit, 20 days. So question is, in this case, seller will receive payment in a future time period. It means we can say that seller will receive so payment so from buyer in future. So future means how much period? Future may be after 1 month, after 2 months, or 3 months. So it means there is some risk to seller that a buyer will make a payment or not. उससे एक रिस्क राइज होता है सेलर के लिए. तो इट मीन्स वी कैन से देयर इज रिस्क टू सेलर. तो रिस्क क्या है? वेदर बायर विल पे और नोट. रिस्क हो सकता है कि बायर मे नोट पे. तो जब भी आपकी मनी ड्यू होगी बायर में नोट पे. तो इस रिस्क को कवर करने के लिए तो सेलर जो होता है वो एक बिल ड्रॉ कर देता है बायर के ऊपर कि आप मुझे एक रिटर्न में स्टेटमेंट दे दो. उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट कहते हैं. तो व्हाट हैपेंस, सेलर ड्रॉज ए बिल. बिल क्या होता है? एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है. बिल मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट किससे है? बाय बायर. तो बायर उसमें ये मेंशन कर रखा है या तो बायर ये रेडी टू पे दिस अमाउंट आफ्टर सम टाइम पीरियड. तो रिटर्न स्टेटमेंट में बायर है वेयर so he states to pay the amount, to pay the amount due after a certain date, or we can say certain period. तो इस स्टेटमेंट के बेस पर सेलर को थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि अब उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी. एक तरीके से एक उसका ये प्रूफ हो जाता है. तो जिसे जस्ट लाइक ए प्रूफ कि उसकी जो पेमेंट है वो उसको बायर से मिलनी है. तो इसी की काउंटिंग एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले देखते हैं ये जो बिल होता है, बिल जो को किस किस टाइप के बिल्स होते हैं आपके. तो बिल से पहले देखते हैं इसमें देखो दो पार्टीज हैं. तो पार्टीज हैं, एक तो सेलर है इसमें, सेलर ऑफ गुड्स, एंड वन इज योर बायर ऑफ गुड्स. तो सेलर ने मनी रिकवर करनी है बायर से, तो सेलर एक बिल ड्रॉ करके है बायर के ऊपर. इट मीन्स वी से जाए सेलर ड्रॉ ये बिल. तो सेलर को हम कहते हैं ड्रॉअर. ये बिल का ड्रॉअर है. अब जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करता है. बायर विल एक्सेप्ट द बिल. तो बायर को हम एक्सेप्टर कहते हैं, या इसको हम ग्रॉई भी कहते हैं. बायर की ग्रॉई. तो एक्सेप्ट करके ये बिल जो है ये इसको भेज देता है, एंड सेंड्स योर बिल. तो उस बिल के अगेंस्ट सेलर को मनी रिकवर होनी है. तो इसलिए इसका नाम है अब आपका बिल रिसीवेबल. तो सेलर के लिए या जो ग्रॉअर है उसके लिए बिल माना जाता है बिल रिसीवेबल. तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं बिल रिसीवेबल बी आर.
तो जो बायर है एक्सेप्टर उसने पेमेंट करनी है अगेंस्ट दिस बिल जब भी इसकी ड्यू डेट आएगी फ्यूचर में, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बिल्स पेएबल। और शोज में हम शो करते हैं बीपी। तो एक तरीके से जो बिल रिसीवेबल है वो ग्राहक के लिए एक एसेट मानी जाती है, इसके नेक्स्ट उसको मनी मिलनी है फ्यूचर में। और बिल्स पेबल जो है ये लाइबिलिटी है। तो अब ये देखें जो बिल्स होते हैं मीन्स बिल रिसीवेबल है बिल पेबल ये किस टाइप के होते हैं। तो दो पार्टीज हमने देखे, ग्रॉर और ग्रॉई या एक्सेप्टर। तो टाइप्स ऑफ बिल, तो इस बिल को मे भी कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है जो गुड्स आपने सेल किया उसके बदले में आपको बिल मिल रहा है। हम बिल एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर गुड्स। तो दो तरह के बिल्स चलते हैं मोस्टली। तो एक होता है बिल विच इज पेएबल ऑन डिमांड। इट मीन्स जैसे सेलर को बिल मिलता है, जब वो बिल प्रेजेंट करेगा ना, पेएबल ऑन डिमांड मीन्स व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू बैंक, और वी कैन से जो एक्सेप्टर है उसको प्रेजेंट करते हैं, उस टाइम आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इट मीन्स पेमेंट इज रिसीव एट दैट टाइम। तो इसको हम ये भी कहते हैं पेबल होता है ऑन डिमांड, इसमें कोई वो नहीं है आपकी, तो नो ड्यू डेट, कोई फिक्स डेट नहीं है, जिस मर्जी डेट को आप बिल प्रेजेंट कीजिए और पेमेंट ले लीजिए। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव का क्रेडिट पीरियड होता है, तो हमने पेमेंट कुछ टाइम के बाद करना चाहता है जो बायर है, तो फिर उसके लिए बिल हमारा चलता है जिसे चार्ज बिल पेबल तो एट साइट। तो एक्स साइट का मतलब होता है कि इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, तो देयर इज ए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपने ऐड करना है बिल में, तो हम उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं वट इज ड्यू डेट ऑफ बिल। ये होती है जितनी डेट ऑफ बिल है आपकी, डेट ऑफ बिल, उसमें आप इसको टाइम पीरियड कहते हैं टर्म ऑफ बिल। कितने महीने का या कितने डेज का बिल है वो टर्म ऐड कर दो। और ये जो बिल्स होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होते हैं, जैसे आप लॉ में पढ़ेंगे। उसमें 3 डेज हम ग्रेस का ऐड करते हैं, तो प्लस से 3 डेज आपने और ऐड कर देनी है, 3 डेज ऑफ ग्रेस। इसको 3 दिन को कहते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो वो आपकी बन जाती है ड्यू डेट ऑफ बिल। अब कई बार होता है ड्यू डेट यदि आपकी पब्लिक हॉलीडे है, इस तरीके की पब्लिक हॉलीडे, जैसे ड्यू डेट आपकी 15 अगस्त बन रही है या 26 जनवरी बन रही है, फिर हम उससे पहले वाली डेट लिखते हैं यानी प्रीवियस डेट, इट इज ड्यू डेट। तो ये 14 अगस्त आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी। तो सेकंड केस में यदि आपकी इमरजेंसी हॉलीडे है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, जैसे आजकल पैंडेमिक के बेस पर हॉलीडेज मिल रही हैं, तो उसमें हम लेते हैं नेक्स्ट डेट। इसमें जो ड्यू डेट आ रही है उससे नेक्स्ट डेट आपने कंसीडर करनी है। अब एक पॉइंट और आता है इस केस में, जो बिल पेपरलेस साइट होता है उसमें डेट को बिल क्या लिखनी है। तो राइट, तो इन दिस केस व्हाट इज द डेट ऑफ बिल, बिल इज पेपरलेस साइट, डेट ऑफ बिल। इसमें दो केस होते हैं, एक होता है बिल जो है आपका पेबल आफ्टर डेट, एक फिक्स डेट है उसके बाद ये बिल आपको पे होगा। और एक होता है आपका बिल पेबल आफ्टर साइट, ये दो टर्म चलती हैं आफ्टर साइट आफ्टर डेट। फिर इस केस में हम बिल की को देख लेते हैं, जिस डेट को ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ किया है, डेट व्हेन बिल इज ड्रॉन बाय ड्रॉअर। तो चलिए 1 मई को बिल ड्रॉ किया है,
तो उस डेट्स में आप टर्म ऐड कर दो और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो, वो ड्यू डेट बन जाएगी। बट इफ इट इज बिल पेबल आफ्टर साइट है, तो फिर हम लिखते हैं जिस डेट को बायर ने बिल एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर ने, तो हम लिखते हैं डेट व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। देखो दो डिफरेंस है इसमें, ये एक्सेप्टेड है, ये ग्रॉन है, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बाय एक्सेप्टर, हु इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉई। तो फॉर एग्जांपल अब उसने एक्सेप्ट किया है, सोच लीजिए 5 मई को, तो 5 मई फिर आपकी डेट मानी जाएगी ऑफ बिल। उसमें टर्म ऐड करो और 3 दिन ऐड कर दो ग्रेस के। ये था पॉइंट हमने डिस्कस किया, बिल्स कैसे होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होते हैं, उसमें कोई डेट नहीं होती, पेबल एक साइट होता है, साइट में भी दो कैसे हैं, आफ्टर डेट आफ्टर साइट है, और आप ड्यू डेट उसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं जब बिल रिसीव हो रहा है, जब बिल इशू हो रहा है, तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे हम दोनों पार्टी की बुक्स में। तो वी आर डूइंग नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज। तो आप देखो दो बुक्स बना रहे हैं, एक तो है बुक्स ऑफ सेलर जिसमें बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉर, और एक बन जाएंगी बुक्स ऑफ बायर, हु विल एक्सेप्ट द बिल, उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, ड्रॉई। मैं दोनों साइड बाई साइड कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन। तो वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बुक्स सोल्ड और परचेज। तो सेलर ने सेल कर दी है, सेल हो रही है क्रेडिट के ऊपर, ऑन क्रेडिट। तो सेलर की बुक्स में एंट्री क्या होगी? बायर डेबिट हो जाएगा, उससे मनी रिकवर करनी है, वो डेकर भी कहते हैं इसको, डेकर अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, और इसकी सेल मानी जाएगी। इसकी बुक्स में परचेज बन जाएगी, ये परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। अब जो सेलर है वो उसके लिए क्रेडिटर है। अब इसने बिल ड्रॉ कर दी है, सेकंड बिल इज ड्रॉन। जो सेलर है वो ड्रॉ करेगा और वो बायर एक्सेप्ट कर लेगा, ड्रॉन एंड जो एक्सेप्टेड, जो भी डेट दी है आपको। तो इसके पास बिल रिसीवेबल आ जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, ये डेबिट करिएगा अपनी बुक में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। और कहाँ से आ रहा है? डेटर से, जिससे पैसे लेने के अपने। और क्रेडिट गिवर, गिवर है इसमें डेटर अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन है पार्टी से नाम दिया है, तो हम यहाँ नाम लिखते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, तो यहाँ बी आ जाएगा, बी टू सेल, बी आर टू बी अकाउंट। उसने बिल इशू किया है, उसके लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट वर्क गोज आउट, तो वो एंट्री कर जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसको लिखेंगे बीपी, ये है बी आर और किसी की बीपी, फुल नेम भी आप लिख सकते हैं। अब इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है, देखो अब ये बिल इसको मिल गया है, अब ये बिल अपने पास रिटेन कर लेता है, बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड रिटेन्ड, उसने अपने पास रख लिया बिल। अच्छा सही, कई बार क्या होता है, हाँ, इसमें देखते हैं, देखो ये हो गया पहला केस, रिटेन आप करके हो, वो उसके पास यही एंट्री लग जाएगी। कई बार होता है जो सेलर है, अब उसको पैसे की जल्दी है, वो अपने बैंक में जाता है और इस बिल के बदले में कैश ले लेता है बैंक से, उसके लिए बैंक कुछ इंटरेस्ट लेगा आपसे, उसको डिस्काउंट कहते हैं, उसको कहते हैं बिल इज डिस्काउंटेड, कि हमने बिल जो है वो डिस्काउंट करवा ली है। डिस्काउंट हमेशा बैंक ही करता है, डिस्काउंटेड विद बैंक। तो उसको कैश मिल जाएगा बिल के लिए, ये एंट्री कर देगा, वो बैंक अकाउंट जाएगी, कोई कैश आ गया इसके बैंक अकाउंट में। और जितना डिस्काउंट चार्ज करेगा ना बैंक, वो उसके लिए लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, वो डेबिट कर दो, वो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल ही चला जाएगा। अच्छा डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है आपने? जितना अमाउंट है बिल का और कितना रेट ऑफ डिस्काउंट है बैंक का, तो कितना टर्म है बिल का आपका, 3 महीने को 3/12 हो जाएगा, रेट हमारा नॉर्मली पर एनम होता है। तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, इसने कुछ नहीं किया है, इसने कोई बिल इशू कर रखा है। अच्छा थर्ड केस है कि ये केवल अपना बिल किसी और को ट्रांसफर कर रखा है, किसी और को पेमेंट करनी है, उसको हम कहते हैं बिलिंग एंडोर्स्ड।
तो ये मैं बना रहा हूँ 4 केस बनेंगे। सी केस है आपका बिल इज एंगोर्ज्ड। एंगोर्ज का मतलब होता है ट्रांसफर्ड। इसके बाद बिल आया था ना, तो इसमें किसी और को पेमेंट करनी थी, इसका कोई और क्रेडिटर था, तो हमने उसको अपना बिल इशू कर दिया। क्रेडिटर अकाउंट ऑफ एंट्री बन जाएगी वो बिल रिसीवेबल को। इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। तो क्रेडिटर को पैसे देने के, उसको हमने कैश दे के अपना जो बिल था ना वो हमने उसको दे दिया। जब मेच्योरिटी आएगी उसके बदले में इसको पैसे मिल जाएंगे बिल के, वो पे कर देगा बायर। अच्छा, कई बार होता है जैसे बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, डेली बेसिस पे बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, तो उसकी कलेक्शन की डेट्स भी डिफरेंट हैं। तो ये फिर हम बैंक को पॉइंट कर लेते हैं कि बैंक हमारे बिहाफ पे सारे बिल कलेक्ट करते हैं। उस केस में हम कहते हैं कि बिल जो है वो आपने भेज दिया बैंक में, सेंट फॉर कलेक्शन। जब ड्यू डेट आएगी पैसे बैंक में सीधा आ जाएंगे, बैंक रिस्पॉन्सिबल है, बैंक मनी कलेक्ट करेगा। तो हमारे पास से कोई बिल चला गया तो आपने एंट्री करनी है बिल फॉर कलेक्शन, अकाउंट की डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। तो 4 केस है, देखो बिल आपको मिला वो आपने रिक्लेम कर लिया, फिर तो नॉर्मल एंट्री आ गई थी बिल रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट, या वो बिल जो आया है अब वो डिस्काउंट करवा लिया आपने, फिर ये डिस्काउंट की एंट्री कर देंगे। रिसीव तो करने ही करना है आपने पहले, फिर एंगोर्ज कर दिया आपने, मीन्स ट्रांसफर कर दिया, या फिर आपने कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया। 4 पॉसिबिलिटीज है, और उसकी बुक्स में एक ही एंट्री बनेगी कि जब उसने बिल इशू किया था। अब आता है कि अब ड्यू डेट आ जाएगी आपकी, अब ये जो बिल था वो हमारा मेच्योर हो जाएगा, या कई बार होता है बायर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो पे नहीं करता है, तो वही बिल हमारा डिसऑनर हो जाएगा। तो देखो क्या केस बन गए हैं, चारों केस देखेंगे हम। अब आपकी ड्यू डेट आ गई, ये हमने डिस्कस की, पहले क्रेडिट सेल हुई थी, बिल रिसीव हुआ था, और डिफरेंट केसेस देखे। तो थर्ड, ऑन ड्यू डेट, अब एक केस बनाते हैं बिल यदि आपका, उसको कहते हैं बिल इज नेट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर मैच हो गया है, मेच्योर हो गया है, या हम कहते हैं नेट का मतलब है मेच्योर। और कई बार होता है बायर ने जिसने पेमेंट करने की, उसका पैसे नहीं है, तो बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, बिल इज डिसऑनर। तो देखते हैं पहला केस, इफ बिल वाज रिक्लेम्ड। देखो इसको बिल मिला था और उसने अपने पास ही रख लिया था, अब वो मेच्योर हो गया है, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। नॉर्मली बैंक की ट्रांजेक्शन होती है, तो आपने एंट्री कर देनी है, कैश आ गया बैंक में, बैंक अकाउंट के डेबिटेड, और जो उसके बाद बिल था वो चला जाएगा, बिल टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसने भी मैच कर दिया है, या फिर किस ओनर हो गया। नेक्स्ट का मतलब ऐसे पेमेंट कर गई, तो वो जो बिल हमने इसको भेज देंगे, उसकी जो बुक्स में लाइबिलिटी की बिल्स पेबल वो कैंसिल कर दो, एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, और उसके अगेंस्ट उसने कैश पे कर दिया, वो कैश या बैंक अकाउंट जो भी आपको दिया है, ये होगी पेमेंट का। अच्छा, पहले नेक्स्ट वाले देखते हैं सेकंड केस। अब देखिए इसने बिल डिस्काउंट करवा लिया था, इफ बिल वाज डिस्काउंटेड। अब बिल जो है इसके पास, वो बैंक के पास खड़ा है, अब बैंक से ये पहले कैश ले चुका है, तो बैंक प्राइजिंग करेगा इसको बिल, पैसे अब बैंक को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है इसमें आपने कोई एंट्री नहीं करनी, इसके लिए सेम एंट्री है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेमेंट किसको कर रहे हैं। सी केस था जब आपने बिल एंडोर्ज कर दिया था, इफ बिल वाज एंडोर्ज, तो हमने क्रेडिटर को दे दिया बिल, अब वो प्राइजिंग करेगा बायर को, उसको पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ पर फिर कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, एक और केस हमने किया था, इफ बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन। देखिए आपने इसको कलेक्शन के लिए भेजा था, सेंट फॉर कलेक्शन। हाँ, अब इस केस में हमारा ही बैंक हमारे बिहाफ पर मनी कलेक्ट करेगा, तो वो पैसा आपके बैंक में आ जाएगा, तो आपने एंट्री कर देनी है बैंक अकाउंट डेबिटेड, और पहले हमने डेबिट किया था बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट को, इसको कैंसिल कर दो, तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने पेमेंट कर दी, सेम एंट्री चलती रहेगी इसकी बुक में।
ठीक है, ये तो था कि ओनर हो गया आपका। अब देखते हैं जब बिल डिसओनर हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें पैसे मिलने थे वो उसको मिलेंगे नहीं। ये क्या करेगा, दोबारा से उसको डेबिट कर देगा कि मैंने पैसे लेने हैं। और जब डिसओनर होता है ना तो ये हम लोग नोट करवाते हैं, इसी की नोटिस विद नौकरी। जो नौकरी में से कोर्ट के अंडरटेकिंग होते हैं वहाँ पर हम इसको नोट का मतलब होता है रजिस्टर करवाते हैं। तो उसके कुछ चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेज। तो नोटिंग चार्जेज पेड। तो इस केस में अब जो सेलर है तो उसका बिल डिसओनर हो गया है तो उसको पैसे रिकवर करने हैं, प्लस नोटिंग चार्जेज जो वो पे करेगा वो भी रिकवर करेगा उसी से, बायर से। तो उसमें क्या एंट्री करेंगे, देखो हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब इसके पास एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस ने पे किए हैं कैश में टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये नोटिंग चार्जेस है। सपोज चलो जैसे 1000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस है 10 रुपये, तो 1010 मनी आपकी दी हो जाएगी। अब उसकी बुक्स में देखें क्या एंट्री होती है। ये हम कर रहे हैं जब डिसओनर हो रहा है। उसके पास अपनी बिल्स पेबल जो था वापस आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड। और नोटिंग चार्जेस जो इसने पे किए हैं उसके बिहाफ पर वो उसका लॉस हो गया है, वो डेबिट करेगा उस टाइम में। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, और मनी ड्यू हो गई है टू डेटर में जो क्रेडिटर था उसको दोबारा से पैसे देने ड्यू हो गए हैं टू क्रेडिटर अकाउंट। ये था जब बिल हमारे पास था। देखिए आपने बिल डिस्काउंट करवा रखा है, उस केस में क्या होगा, डेटर से पैसे लेने हैं, बिल तो पहले ही चला गया था बैंक में, तो उसके बदले में वो पैसे हमने देने हैं बैंक को। एंट्री बन जाएगी डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो अब जो नोटिंग चार्जेज हैं वो भी बैंक ही पे करेगा, तो वो पैसे भी हमने इसी को देने हैं। तो उसमें कंबाइन कर दो आप 1010, तो हमने डेटर से लेके बैंक को पे कर देने। तो देखिए बिल आपका इंक्वायरी हो गया था, अब हमने डेटर से पैसे लेने हैं तो डेटर को दोबारा से डेबिट करो, और आपने क्रेडिटर को देनी है जिसको पहले बिल दिया था, अब उसका बिल जिस ओनर हो गया वो क्रेडिटर को। ये भी 1010। अब नोटिंग चार्जेस क्रेडिटर ने पे किए हैं तो उसको भी हमने पे करनी है। देखिए बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजे थे, ये बैंक को कलेक्ट करने के, नोटिंग चार्जेस में बैंक पे करेगा। तो इसमें आप डेटर से पैसे लेने हैं, डेटर को तो आप करो डेबिट, और जो बिल फॉर कलेक्शन का वो कर दो कैंसिल, टू बिल फॉर कलेक्शन। उसके अगेंस्ट हमें पैसे नहीं मिले अभी, नोटिंग चार्जेस पे कर दो बैंक को, क्योंकि बिल बैंक के पास था, नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा। तो जैसे 1000 का बिल था, 10 रुपये के नोटिंग चार्जेस, 1010 आपने लेना। अब जो क्रेडिटर है ना, जिस ये जो बायर है जिसने पेमेंट करनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बिल जिस ओनर जो हो रहा है कि इसने रिटेन कर किया था या डिस्काउंट किया था या इग्नोर किया था, कलेक्शन दे उसकी बुक में सेम एंट्री चलती रहेगी, क्योंकि इसने को क्रेडिटर को ही पैसे देने हैं। बिल वापस आ गया, नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है। ये मैंने सारे केस, 4 केस होते हैं वैसे, आपको अलग अलग दिए होते हैं बुक में, मैंने सारे कंबाइन आपको समझा दिए हैं। जब मेच्योर हो रहा है तो सिंपल एंट्री है, और जब डिसओनर हो रहा है उस केस में। तो अब आते हैं, छोटा सा पॉइंट होता है, डिसओनर हो गया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, तो किसी कार्य रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल का मतलब होता है, अब जब ड्यू डेट आती है, जो एक्सेप्टर है जिसने पेमेंट करनी है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिल है तो रिन्यू कर दीजिए फर्दर, मतलब एक्सटेंड, किसी कार्य एक्सटेंशन ऑफ बिल, एक्सटेंशन ऑफ बिल फॉर फर्दर पीरियड, उस टाइम के लिए। फिर उसके जितना आप टाइम बढ़वाओगे, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, तो फिर सेलर जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करता है बायर से। तो सेलर विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम बायर। देखो इसमें क्या एंट्रीज होंगी, सेलर है उसकी बुक चल रही है, और एक है आपका बायर।
तो पहले को आप एंट्री कर दो कि जो बिल था वो किस ओनर हो जाएगा। सो बिल लिखिए किस ओनर, बिल कौन सा, जो पुराना बिल था, और बिल लिखिए किस ओनर। अब जिस ओनर की एंट्री पास कर दो, जो भी डिपेंडिंग अपॉन केस। अब आता है आपने एक नया बिल ड्रॉ करना है। कई बार होता है बाहर कुछ पेमेंट कैश में कर रखे हैं, अब इंटरेस्ट भी आपने चार्ज करने हैं, ठीक है। जो आपको कैश मिल रहा है और एक नया बिल मिल जाएगा आपको, और कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। इतनी न्यू बिल इज रिसीव्ड एंड प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो सेलर ने चार्ज करना है, तो इसका तो इसकी इनकम है। और इसको देखो क्या एंट्री करेंगे हम इसकी बुक में, जितना कैश मिल रहा है वो आप कैश में डेबिट कर दो, और जो नया बिल मिला आपको, बिल रिसीवेबल, ये न्यू बिल आ जाएगा डेबिटेड। पैसे आपने लेने के गैकर से, जितने पैसे आपके ड्यू थे, और जो हम उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो भी ऐड कर दो। गैकर से ड्यू था कुछ पैसा, इंक्लूडिंग जो भी नोटिंग चार्जिंग है प्लस इंटरेस्ट, उसमें कुछ कैश मिल जाएगा, कुछ नया बिल। इसकी बुक में रिवर्स एंट्री, इसने पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जितना टाइम आपने इंक्रीज किया है ना, उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। और कुछ पेमेंट जो आप कैश में कर रहे हो, कैश है या बैंक है। और एक नया बिल हम इशू कर रहे हैं, बिल स्टेबल अकाउंट, न्यू बिल। पुराना किस ओनर हो गया, नया आ गया, उसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसमें बस यही है कि पुराना बिल पहले किस ओनर करके नया रिसीव करो। ये था कि अब बिल की एक्सटेंशन हो गई है फर्गे पीरियड के लिए। कई बार होता है, अब जो बायर है जिसने पेमेंट करनी है, वो कहता है मैं पेमेंट जल्दी कर रहा हूँ आपको, अर्ली पेमेंट। तो उसको क्या कहते हैं हम, तो इट मीन्स जैसे कि अगर फिफ्टी ट्रांजेक्शन किसी के अर्ली पेमेंट ऑफ बिल। अब जो बायर है जो पे कर रहा है ना, वो कहता है मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसको कहते हैं अर्ली पेमेंट ऑफ बिल अंडर। उस डिस्काउंट का नाम हमने रखा है रिबेट, अंडर रिबेट। जितनी जल्दी पेमेंट करोगे, सोच लो एक महीना पहले, 2 महीने पहले, उतने टाइम का रिबेट मिल जाएगा। तो सेलर की एक बुक में क्या एंट्री होगी अब, और बायर की बुक में। सेलर को कैश मिल जाएगा या बैंक। अब जो रिबेट है वो उसका लॉस हो गया है, तो वो डेबिट कर देगा, रिबेट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। और जो बिल है वो उसका चला जाएगा, वो बिल रिसीवेबल, उसके वजह से उसको पेमेंट मिल गई जल्दी, रिबेट इसका लॉस हो गया। इसने पेमेंट कर दी, इसकी बुक में एंट्री बन जाएगी, बिल स्टेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू रिबेट अकाउंट। हमने देखा जब एक्सटेंशन हो रही है और या अर्ली सेटलमेंट हो रही है, तो रिबेट है, जब एक्सटेंशन होती है तो इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसका नाम था रिन्यूअल। और एक लास्ट पॉइंट आता है अब बायर ने जैसे बिल को दे रखा है, अब उसकी ड्यू डेट आएगी, उसने पेमेंट करनी है, कि अगर बायर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, और वो अपने आप को इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा है, तो हम उस केस में हम कहते हैं बायर बिकम्स इनसॉल्वेंट। मीन्स अब उसके पास पैसे नहीं है पे करने के, तो उसमें भी क्या होगा, पहले तो जो पुराना बिल है वो आपका किस ओनर हो जाएगा, बिल की किस ओनर, तो वो पे नहीं कर पाएगा, तो उसकी आप एंट्री कर दो दोनों की बुक्स में। अब आपको जितना कैश मिलेगा, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, उसकी कुछ एसेट बेच के हमें कैश मिल जाता है, तो उसको कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो सेलर जितने पैसे लेने हैं उसको कुछ तो कैश मिल जाएगा, अकाउंट डेबिटेड। जो कैश उसका रिकवर नहीं होगा वो उसका लॉस है, उसको कहते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। बैड डेट्स आपके P&L में चले जाएंगे, सेंस बन जाएगा। इसको जो लॉस हो गया है उसको घाटा कहते हैं, जिसे वो हो गया है, उसने जितनी पेमेंट कर दी वो कर दी आपने। डेटर या बिल किस ओनर हो जाएगा, उसकी एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, उसने जितने पैसे देने हैं, तो जितना कैश उसने दे दिया है वो क्रेडिट हो जाएगा, बाकी उसके लिए इनकम होगी।
क्योंकि वो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, इंसॉल्वेंट हो गए हैं घाटे के कारण, उसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनर हुआ, नोटिंग के आगे पड़े, तो आपका जो बिल आपका अमाउंट था वो था 1010, इसमें से आपको 40% पैसे मिल गए हैं 404, तो 606 आपका जो है वो लॉस हो जाएगा बैड डेट। ऐसे उसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी कि 1010 देना था, 404 पे कर दिया है, 606 वो उसके लिए गेन हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा।